नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट यांत्रिकी के एक टॉपिक कोरियोलिस बल के कुछ उदाहरण इससे संबंधित है। जो हमारे पास कुछ उदाहरण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कोरियोलिस बल क्या होता है, ये किस प्रकार के निर्देश तंत्रों पर लागू होता है, इसका मान क्या होता है और कंडीशंस क्या क्या हैं, इन पर बात की थी हमने। इनके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हमने ये देखा था कि कोरियोलिस बल ऐसा बल है जो केवल घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिमान कणों पर लगता हुआ प्रतीत होता है। ये एक छद्म बल है। अब घूर्णी निर्देश तंत्रों की बात अगर हम करें तो देखिए कि हमारी पृथ्वी वो स्वयं भी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि O पर यदि कोई प्रेक्षक है, ये पृथ्वी के अलावा एक सामान्य उदाहरण की बात है कि जब प्रेक्षक O पर है तो O से जब वो P कण जो कि एक वृत्त में गति कर रहा है, घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो यदि यह P कण यहाँ से छूट जाता है, टूट जाता है, तो इस P कण का जो पथ होगा वो इस प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार का या इस प्रकार का निर्भर करेगा उसकी गति कितनी है, उसका वेग कितना है। तो यहाँ O से इस P कण का जो पथ है वो इस प्रकार का दिखेगा टूटने पर। चूंकि प्रेक्षक स्थिर है तो ये स्थिर निर्देश तंत्र से देखने पर कण P का पथ इस प्रकार का परवलयाकार दिखाई देगा। परंतु यदि निर्देश तंत्र को हम शिफ्ट कर देते हैं P पर ही, अर्थात P स्वयं एक घूर्णी निर्देश तंत्र है जो घूम रहा है, तो फिर उस स्थिति में इस प्रेक्षक पर लगने वाले जो छद्म बल है उनके कारण यदि यह P कण जो है वह इस स्ट्रिंग से, इस धागे से या इस बल से छूट जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ से देखने पर ये पथ जो इस प्रकार का न दिखते हुए सीधा ऐसा दिखेगा। अर्थात ये कण जहाँ पर स्वयं प्रेक्षक मौजूद है उसे ऐसा नजर आएगा कि ये जो पथ था वह दूर जा रहा है, अर्थात इसका पथ बिल्कुल सीधा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर निर्देश तंत्र की स्थितियाँ बदली गई है। पहले वाला निर्देश तंत्र यहाँ पर था, स्थिर था। अब वाला निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र स्वयं कण पर मौजूद है, इसलिए वो सीधी रेखा में गति करेगा और गति उसकी जो है वो प्रेक्षित नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कण P पर छद्म बल, अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल था और अपकेंद्रीय बल भी था, दोनों एक दूसरे को संतुलित करे हुए थे और कण P जो है वो स्थिर था। परंतु जैसे ही ये स्ट्रिंग टूटता है, अभिकेंद्रीय बल शून्य हो जाता है और बचे हुए अपकेंद्रीय बल के कारण ये इस प्रकार के पथ को जो है वो इस प्रकार के पथ पे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जब हम इस निर्देश तंत्र को शिफ्ट कर देते हैं प्रेक्षक पर, तो ये निर्देश तंत्र घूर्णी हो गया और घूर्णी निर्देश तंत्र में लगता है छद्म बल। तो जो छद्म बल था हमारे पास अपकेंद्रीय बल, इस अपकेंद्रीय बल के कारण, जो कि हमेशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में, अभिकेंद्रीय बल इस दिशा में था, अपकेंद्रीय बल इस दिशा में था। जब तक अभिकेंद्रीय बल था तब तक ये कण जो है वो संतुलन की अवस्था में था, गति कर रहा था। लेकिन जैसे ही अभिकेंद्रीय बल समाप्त हुआ, अपकेंद्रीय बल के कारण यह कण P टूटकर इस दिशा में आगे बढ़ गया जिस दिशा में अपकेंद्रीय बल
लग रहा था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि घूमते हुए निर्देश तंत्र में स्थित कणों पर, स्थिर कणों पर छद्म बल, अपकेंद्रीय बल लगता है। यदि यही कण P रेखीय गति करता तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के साथ साथ कोरियोलिस बल भी लगता। ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है, ऐसा कौन सा उदाहरण है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पृथ्वी जो स्वयं एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो पृथ्वी पर जो गतिशील पिंड है, पृथ्वी तो स्वयं एक घूर्णन करने वाला निर्देश तंत्र है, तो पृथ्वी पर जितने भी स्थिर कण हैं उन सब पर अपकेंद्रीय बल तो लग ही रहा है। साथ ही वे समस्त कण, वे समस्त पिंड जो गतिमान है पृथ्वी के ऊपर, वे समस्त कण जो गतिमान है, जैसे कि हम स्वयं, कोई रेलगाड़ी, कोई हवाई जहाज, पवनें या पानी का जहाज या नदी का पानी या समुद्र का पानी या लहरें, जितने भी पिंड जो गति कर रहे हैं उन सब पर कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गिरता हुआ कण, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करेंगे, गिरता हुआ कण अपनी दिशा में दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। क्यों होता है इसके बारे में हम कितना होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो विस्थापित हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में गिरता हुआ कण अपनी दिशा की बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। इसका कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के प्रभाव से ही भूमध्य रेखा की ओर आती हुई व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर मुड़ जाती, पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा की ओर उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से जो पवनें आती है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस बल का जो प्रभाव है वो तभी प्रेक्षित होता है जब ये क्षैतिज दिशा में कार्यकारी हो, अर्थात जो कण है, जो पिंड है, वो क्षैतिज दिशा में गति कर रहे हैं। अब चूंकि पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है वो अत्यल्प है और परिमाण में बहुत ही कम होता है, तो जो कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव जैसे कि व्यापारिक पवनों पे या समुद्र की लहरों पे, नदी की धाराओं पे तभी प्रेक्षित होगा, किसी भी पिंड पर तभी प्रेक्षित होता है जब गति काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे और तय की गई दूरी भी बहुत अधिक हो। जैसे कि साइबेरिया से कोई क्रेन आ रहा है, कोई सारस आ रहा है, उड़ के इंडिया में आ रहा है, तो बहुत लंबी दूरी, बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा समय तक उसको तय करता है, तो उन पर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो लागू होता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों से दागे गए गोले या मिसाइल, इन पर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। और टेक्नोलॉजी अभी आजकल जो है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि इनकी गणनाओं को ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक लगभग 10 किलोमीटर दूर तक अगर किसी तोप के गोले को मारा जाए, 10 किलोमीटर दूर तक, तो ये अपने लक्ष्य तक न पहुंच के उस लक्ष्य से लगभग 20 मीटर तक भटक जाएगा। अगर हम 10 किलोमीटर दूर तक किसी गोले को फेंकें तो अपने लक्ष्य से 20 मीटर तक भटक जाएगा। और 20 मीटर तक भटकने का अर्थ है कि पूरा अपना लक्ष्य जो है वो पूरा उसने मिस कर दिया है। इसका कारण है कोरियोलिस बल। अब जो आधुनिक कंप्यूटर चालित जो तोपें हैं उसमें इस बल का जो संचालन है, इस बल का जो प्रभाव है, वो गोले के संचालन से या टैंक के संचालन से पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो लक्ष्य जो है वो पहले से इसी प्रकार सेट किया जाता है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव उस पर लगे और निशाना सही जगह पर लगे। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण थे
जिन पर कोरियलिस बल का प्रभाव हो, जैसे कि नदियाँ हैं, समुद्र की लहरें हैं, साइबेरिया के सारस हैं, हवाई जहाज हैं, तोप के गोले हैं, मिसाइल्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं, ये सभी जो है वो कोरियोलिस बल से प्रभावित होते हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन सभी पर कोरियोलिस बल के कारण कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं कोरियोलिस बल के, और इनका एकमात्र कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति।